वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 31 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और उसका नाम रख दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बात करते हैं पहले लक्ष्मीबाई जी के बारे में और फिर बात करेंगे कि किसी स्टेशन का नाम बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। कई बार इंटरव्यूज में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे नाम अभी हाल फिलहाल में बदले गए हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी अगर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए तो। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 1828 में हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बाद में उनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर नावलकर जी के साथ हो जाता है। उनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम रखा जाता है दामोदर राव। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दामोदर राव के जन्म के 4 महीनों के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि गंगाधर नावलकर जी, वो अपने कजिन के बेटे आनंद राव को गोद ले लेते हैं और गोद लेने के एक दिन बाद ही गंगाधर नावलकर की मौत हो जाती है। इन दैट केस अगर देखा जाए तो अब झांसी का केवल एकमात्र उत्तराधिकारी बचा आनंद राव, और वो भी अडॉप्टेड सन थे। इन दैट केस लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट कर दिया, ये कहते हुए कि एक गोद लिए हुए बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान्यता नहीं देगी और अब जो झांसी है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होगा। इसी आधार पर उसने झांसी को एनेक्स कर लिया। यद्यपि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने डलहौजी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और दोनों के बीच में, झांसी के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक मैसिव फाइट देखने को मिलती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी बहुत ही बहादुरी से लड़ी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी ये जो लड़ाई थी वो लगभग 2 हफ्तों तक चली और बहुत ही ब्रेवरी के साथ उन्होंने अपनी इस लड़ाई को लड़ा। इसी बैटल के दौरान उनका सामना कैप्टन हीनेज के स्क्वाड्रन के साथ होता है, जिस दौरान ही, इसी फाइट के दौरान, रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति प्राप्त करती हैं ग्वालियर के फूलबाग के नजदीक में कोता की सराय में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की यह पॉलिसी थी, जो गवर्नर जनरल था भारत का 1848 से लेकर 56 के बीच में, वो एक एक करके कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था, कोई ना कोई बहाना बनाकर। और उसमें एक बहाना ये आ गया था कि अगर आपके पास कोई नेचुरल हेयर नहीं है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स कर लेगी। इस पॉलिसी के तहत वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था किसी भी ऐसे राज्य में जहां पर लीगल मेल हेयर ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिसी उसने केवल हिंदू नेटिव स्टेट्स पर ही लगाई थी, क्योंकि हिंदू नेटिव स्टेट्स में ये प्रावधान था कि केवल मेल हेयर ही गद्दी संभाल सकता है, महिला को गद्दी नहीं मिलेगी, बच्ची को गद्दी नहीं मिलेगी। तो अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास मेल हेयर ना हो नेचुरल और वो सन को अडॉप्ट करते थे तो वो उसे अनुमति नहीं देता था। इन दैट केस उसने एक एक करके कई सारे राज्यों को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले उसने कब्जे में लिया सतारा को 1848 में, देन जैतपुर और संभलपुर 1849, भगत या 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854। आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्रम पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा कोड है। आप ये इमेजिन करिए कि उझाना नाम की एक जनजाति है, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है और वो सभी लोग सज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही नहीं कहेंगे सजे सब उझाना, मतलब उझाना जनजाति के जितने भी लोग हैं सभी लोग सज रहे हैं, तो सजे सब उझाना इसका कोड है। सजय में स से आता है सतारा, जय से आता है जैतपुर, सब में स से आता है संभलपुर, ब से आता है भगत, उझाना में ऊ से आता है उदयपुर, झा से आता है झांसी और ना से आता है नागपुर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, सजय सब उझाना। ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों को कब्जे में लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे बदलते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को सपोज करिए स्टेशन का नाम बदलना है, तो इस संबंध में सबसे पहले प्रपोजल भेजते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री को कि हम यहाँ पर ये नाम बदलना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री को जब ये प्रपोजल चला जाएगा, उसके साथ ही साथ उन्हें 3 एंटिटीज का नो ऑब्जेक्शन लेना होगा, कंसेंट लेनी होगी कि हम नाम बदलना चाहते हैं। एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, सर्वे ऑफ इंडिया का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। इस नो ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब उनसे पूछते हैं कि हम ये नाम बदलना चाह रहे हैं, तो अपना डेटाबेस खंगालते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं किसी टाउन या विलेज का नाम उनके रिकॉर्ड में वही तो नहीं जो अब बदला जाने वाला है। फिर वो बोल देते हैं कि नहीं, जो आप नाम रख रहे हैं ये नया है, इस नाम का भी कोई टाउन या गांव नहीं है, तो आप रख लीजिए।
फिर उत्तर प्रदेश की सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ये नाम बदल देगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेलगाम या बेलागवी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में है। एक्चुअली में ये दो राज्यों के बीच का विवाद है जो हाल फिलहाल में एक बार फिर से गहरा गया है और हेडलाइंस में आया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये विवाद क्या है। देखिए, दो राज्य अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं। इसे जो कर्नाटका है वो बेलागवी कहता है, जबकि महाराष्ट्र इसे बेलगाम कहता है। बैकग्राउंड ये है कि जब देश आजाद हुआ तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। बेलागवी या बेलगाम, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाद में जाके महाराष्ट्र बन गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे स्टेट का डिवीजन स्टार्ट किया तो बेलगाम और 10 तालुकाज बॉम्बे स्टेट के जो हिस्से में थे वो मैसूर स्टेट को दे दिए गए। मैसूर स्टेट आगे चलकर 1973 में बन गया कर्नाटका। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिवीजन था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था और बेलगाम या बेलागवी में रहने वाले लोग मराठी स्पीकिंग लोग थे, लेकिन ये चले गए कर्नाटका में। ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका। ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है ये है बेलागवी या बेलगाम। तो ये अभी वर्तमान में कर्नाटका का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग मराठी स्पीकिंग हैं, इसीलिए महाराष्ट्र क्लेम करता है कि यह हिस्सा उनके पास होना चाहिए। तो बेलगाम या बेलागवी कर्नाटका का वर्तमान में पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र इसे क्लेम करता है। महाराष्ट्र का यही आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर लोग मराठी स्पीकिंग हैं तो ये नेचुरली महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। कर्नाटका का ये कहना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने जो भी कुछ किया है वो फाइनल है और वो ना तो टेंटेटिव था ना ही फ्लेक्सिबल था, तो बदलाव नहीं हो सकता। बेलागवी या बेलगाम अब उनका हिस्सा है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ये बेलागवी है इसके 3 ओर कर्नाटका का रीजन है और कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं। इन दैट केस केवल इस तरफ का हिस्सा जो है वो उनको अटैच करता है मराठी स्पीकिंग लोगों के साथ। तो 3 ओर से ये टेरिटरी जो है वो कन्नड़ स्पीकिंग लोगों के साथ घिरी हुई है। दैट्स वाई ये कर्नाटका का ही नेचुरली पार्ट होना चाहिए। इस संबंध में महाजन कमीशन स्टैब्लिश किया गया इस विवाद को निपटाने के लिए 1966 में जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की अध्यक्षता में। उन्होंने 264 विलेजेस जो डिस्प्यूटेड रीजन के थे वो महाराष्ट्र को दिए और 247 जो विलेजेस थे वो कर्नाटका को दिए, लेकिन जो बेलगाम का हिस्सा था वो कर्नाटका के पास ही रहा। इसी बात से नाराज होकर महाराष्ट्र ने इस पूरे कमीशन को रिजेक्ट किया, जबकि कर्नाटका ने कहा कि बहुत बढ़िया हुआ, जो स्टेटस को है उसे मेंटेन करिए। लेकिन इस बात को लेकर अभी भी मुद्दा उठता रहता है और ये मुद्दा अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संकल्प स्मारक के बारे में है। कमांडर इन चीफ जो अंडमान एंड निकोबार कमांड के हैं उन्होंने संकल्प स्मारक को इनॉग्रेट किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यह डेडिकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। यह हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना और इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना सैक्रिफाइस किया था हमारे लिए, और उनकी जो वैल्यूज थे उनको भी याद दिलवाता है, जैसे कि निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, यानी कि कमिटमेंट, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस। सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए, जब नेताजी इंडिया से भाग कर जाते हैं, जब उनको सर्विलांस में रखा गया था, नजरबंद करके रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वो कोलकाता से निकल जाते हैं 1941 के 16 जून को। उसके बाद वो 3 साल बाद वापस आते हैं 29 दिसंबर 1943 को, और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे पर उनकी पहली एंट्री होती है। उन्होंने कहा था कि हम 3 साल के भीतर इंडियन सॉइल पे भारत का तिरंगा झंडा लहरा देंगे, और ये उन्होंने पूरा भी किया अंडमान एंड निकोबार में तिरंगा झंडा लहराकर। उन्होंने अंडमान आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड या मार्टायर्स आइलैंड रख दिया था और निकोबार का नाम स्वराज आइलैंड रखा गया था। नेताजी की जो विजिट थी इस आइलैंड को लेकर, उसी दौरान उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को भी यहीं पे स्टैब्लिश किया, जिसे अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से पुकारा जाता है, और वो इस आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी बने। ये सिंबॉलिक फुलफिलमेंट था जो उन्होंने वादा किया था कि हम 3 साल के भीतर इंडियन सॉइल पे आ जाएंगे उसका। फर्दर ऐसा ही माना जाता है कि जो उनकी हिस्टोरिक विजिट थी पोर्ट ब्लेयर में, उसके तहत अंडमान एंड निकोबार इंडिया की फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी बन गई थी जो ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। इजिप्ट को अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक नए मेंबर के रूप में एडमिट किया गया है, और इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस मूव को वेलकम किया है। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, कई सारे देश इसका हिस्सा हैं। इसे इस्टेब्लिश करने की बातचीत ब्रिक्स की 6th समिट में हुई थी, जो 2014 में ब्राज़ील के फोर्टेलेजा में हुई थी। उसी दौरान इसे इस्टेब्लिश किया गया, यद्यपि इसने 2015 में फुल फ्लेज्ड वे में काम करना शुरू किया, और यूपीएससी को इसकी याद आई 2016 में, और उन्होंने 2016 में इस पर एक प्रश्न भी पूछ लिया जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके यहाँ, और जो बाकी अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं या देश हैं उनके यहाँ इंफ्रा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को मदद दी जाए इस बैंक के माध्यम से।
इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसका पहला रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बनाया गया और 2019 में ब्राजील के साओ पालो में भी इसका रीजनल ऑफिस बनाया गया, फिर रशिया के मॉस्को में भी। 2018 में इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। अभी जो एंट्री दी गई है इजिप्ट को, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चौथा मेंबर है जिसको ये जगह दी गई है। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ने 2021 के सितंबर में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया था। अभी तक ये लगभग 80 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुके हैं। लगभग $30 बिलियन का लोन दिया जा चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मेनली ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में है। वर्ल्ड बैंक में जहां जिस कंट्री ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उनके पास उतना वोटिंग शेयर होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। एनडीबी में हर कंट्री के पास एक वोट होता है और किसी के पास वीटो पावर नहीं होती। ब्रिक्स नेशंस ने सीआरए भी साइन किया था 2014 में। सीआरए का मतलब है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाती है तो कुछ समय के लिए उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया जाएगा, यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, बिल्कुल आईएमएफ की तर्ज पे ही। इस लिहाज से वो आईएमएफ को रिप्लेस करने की कोशिश भी जरूर कर रहे हैं। 2016 में जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा वो ये था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को एपिक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। तो ये तो सही है, लेकिन ये एपिक का इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव है ब्रिक्स कंट्रीज का। तो केवल 2 ही इसका सही आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनोवेशन फॉर यू एंड इंडिजिनियस टिंकरर्स के बारे में है। टिंकरर्स का मतलब होता है प्रयोगकर्ता, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रयोग करता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालता है, जो मशीनों को अच्छी तरीके से समझता है और उनसे इनोवेशंस करता है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने रिलीज किया 2nd एडिशन इनोवेशन फॉर यू और अनदर कंपेडियम। कंपेडियम का मतलब किसी भी चीज का एक समरी होता है। द इंडिजिनियस टिंकरर्स, इस लिहाज से आप इसे एक किताब कह लीजिए। ये जो कंपाइलेशन है इसमें जो सक्सेसफुल इनोवेशंस किए गए अटल इनोवेशन मिशन के तहत, उनकी समरी आपको मिलेगी। एग्रीकल्चर को फीचर करने वाले 70 स्टार्टअप्स जिनको अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने सपोर्ट किया, उन्होंने बढ़िया काम किया, उनका जो भी सक्सेस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो इंडिजिनियस टिंकरर्स हैं, ये जो किताब है इसमें आपको टॉप इनोवेशंस मिलेंगे जिनको सपोर्ट दिया गया अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा। जो अटल टिंकरिंग लैब है वो स्कूल स्टूडेंट्स को इन्वाइट करता है कि डे टू डे बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप इनोवेशन करके उनका सोल्यूशन निकालो। अभी का जो एडिशन है इसका, इसमें 41 इनोवेशंस को जगह दी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नील गाय के बारे में है। बिहार की सरकार ने यह कहा कि अब वो ब्लू बुल, कई बार इसे ब्लू काऊ भी कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में नील गाय कहा जाता है, उन्हें अब नहीं मारा जाएगा। बिहार में इन्हें नील गाय और घुरपराज भी कहा जाता है। इनकी संख्या चूंकि बहुत ज्यादा होती है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कई बार इनको जानबूझ के मारा जाता है संख्या कम करने के लिए। लेकिन ये इनह्यूमन है किसी जानवर को जस्ट इसलिए मार देना बिकॉज उनकी संख्या ज्यादा है। तो बिहार की सरकार ने नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि वो स्टरलाइज कर देंगे जो नील गाय की पॉपुलेशन है उसका, बजाय इसके कि आप किसी हेल्दी नील गाय को जान से मार दें जस्ट बिकॉज उनके एक्सेस नंबर की वजह से। बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो, आप उनकी पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लीजिए। ये अच्छा विकल्प है। नील गाय लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप होता है, बोवाइन की एक प्रजाति है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर्न हिस्से में पाए जाते हैं और यहीं के इंडिजिनियस हैं। हिंदूज में इन्हें उसी तरीके से सेक्रेट, पवित्र माना जाता है जैसे कि बाकी कैटल्स को। फर्दर इनका हैबिटेट ये लाइटली वुडेड फॉरेस्ट में रहते हैं जहां बहुत घना जंगल ना हो, ग्रासलैंड हो, क्योंकि इन्हें घास खाना पसंद होता है, इसीलिए फसलें भी खा जाते हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के रीजन में आपको मिलेंगे, हिमालयन के फुट हिल्स में। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। डाइमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स की तुलना में बड़े होते हैं और कलर भी अलग होता है। नील गाय एक्चुअली में जो एडल्ट मेल होते हैं ना, उन्हीं का कलर नीला होता है, वो भी पूरा कलर नीला नहीं होता। जो फीमेल्स होती हैं वो तो भूरे कलर की होती हैं। तो नील गाय सबको कहना उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, अब नाम रख दिया तो रख दिया। आईएसओ स्टेटस लीस्ट कंसर्न है तभी तो मारते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 3 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क सन टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिवील किया है कि वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे सेफली वहां से जो भी सैंड है उस टेम्पल में उसे उसके इंटीरियर से हटाया जाए। बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। इसे 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। भगवान सूर्य को समर्पित एक बहुत बड़ा चैरियट है, एक रथ है जिसमें 12 पेयर हैं ऑर्नामेंटल व्हील्स के, जो 7 घोड़े खींच रहे हैं।
राजा नरसिम्हदेव वन के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि गंग डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1984 में जगह दी गई। कलिंगा आर्किटेक्चर हेरिटेज का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है ये, और एक बढ़िया नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा रथ का एक रूप है ये, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। इसे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, जो मॉन्यूमेंट एंड इकोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के तहत आता है, और उसके जो रूल्स हैं उनके तहत इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। इसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है बिकॉज ये देखने में आपको काले रंग का दिखेगा, और पहले जो सेलर्स हुआ करते थे जो उड़ीसा के तट पे आते थे, वो इसी टेम्पल को लैंडमार्क मान के डॉक किया करते थे। जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में, उसे व्हाइट पगोडा बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया पिलग्रिमेज साइट है ये हिंदूज़ के लिए। यहाँ पे एक चंद्रभागा मेला लगता है, फरवरी के महीने में लोग जाते हैं वहाँ पे। और भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उड़ीसा में, लाइक जगन्नाथ टेम्पल, तरनतारिणी टेम्पल, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स और लिंगराज टेम्पल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्वांटम लेबोरेटरी के बारे में है, जो अभी एमपी में इंडियन आर्मी के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। फर्दर वहाँ पे एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बनाया जा रहा है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो एमपी में है, उसी जगह पे इसे अभी तैयार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के सपोर्ट के साथ इसे स्टैब्लिश किया है। पर्पज़ यही है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें, क्वांटम कंप्यूटिंग, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। देखिए, क्वांटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में सेफ कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक की जनरेट कर देते हैं। जब भी हम कोई मैसेजेस वगैरह किसी को भेज रहे हैं इंटरप्ट करके, तो उस मैसेज को खोलने के लिए उस क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनी हुई की का इस्तेमाल करना होगा। अगर उस की को कोई हैक करके उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करेगा, तो वो की खुद ही से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी सेफ हो जाता है। इसीलिए इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ताकि कम्युनिकेशन सेफ हो सके। इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी वहाँ पे तैयार किया, जहाँ पर 140 डिप्लॉयमेंट्स किए गए। उससे ज़्यादा साइबर वॉरफेयर को लेकर भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है साइबर सिक्योरिटी लैब्स में। सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन आर्मी अगर क्वांटम लेबोरेटरीज के फॉर्म में ऐसे इनिशिएटिव्स बढ़िया से ले पाती है, तो जो हमारा करंट सिस्टम है क्रिप्टोग्राफी का, या फिर जो सेफ कम्युनिकेशन है, उसे हम और बेहतर कर पाएंगे। रिवीजन करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी थी, गलत है, डलहौजी की पॉलिसी थी। बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है, दैट्स ट्रू। संकल्प स्मारक बी आर अम्बेडकर जी को डेडिकेटेड है, गलत। सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेटेड है। न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना के संघाई में हेडक्वार्टर्ड है, दैट्स ट्रू। नील गाय आयुष्मान स्टेटस वल्नरेबल है, गलत है। लीज कंसर्न है, तो ये भी गलत हो गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।